Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे लेपर्ड्स के बारे में, जिनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। देखिए, अगेन उड़ीसा फिर से न्यूज़ में है। कल भी हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस किया था उड़ीसा के संबंध में, जहां पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में, जो कि 1/4 अगर हम बात करें 2018 से 22 के बीच में ही अकेले, तो इनकी जो पॉपुलेशन है ये 1/4 से भी ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुकी है। अगर हम इसी अलार्मिंग ट्रेंड की यहाँ पर बात करें तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण रीज़न देखने के लिए मिला है वो है पोचिंग। और ये बात जो स्टेटस है लेपर्ड्स इंडिया के द्वारा, उनकी एक स्टडी में इसको यहाँ पर रिवील किया गया है। अगर हम लेटेस्ट लेपर्ड सेंसस की बात करें तो इसका एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है उड़ीसा में, जहाँ पर इनकी जो एस्टिमेशन अभी इस समय अगर हम बात करें तो केवल 568 इंडिविजुअल इस समय हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें तो ये जो शार्प ड्रॉप है, ये प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस जो इनका एस्टिमेशन था विच वॉज 760, उसके मुकाबले में 568 यहाँ पर हो चुका है। विच मीन्स अभी तक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 25.26% का एक डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में हमें देखने के लिए मिल गया है। वाइल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेपर्ड्स पॉपुलेशन, जहाँ पर वो एक तरफ सर्वाइव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है टाइगर्स को लेकर। देखिए, एक कई बार डिबेट जब होती है तो ये बहुत बड़ा सवाल लेकर आया जाता है कि हम टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर कैट्स, जो हम बिग कैट फैमिली की बात करते हैं, उनके बारे में कोई खास एफर्ट्स या फिर कंजर्वेशन नहीं किए जाते। इस जो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो जो लेपर्ड्स का ऑक्यूपेंसी है, इसका एक पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत है। इनफैक्ट सिमलीपाल या सतकोशिया टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, या हम हीराकुंड और कोटागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात करेंगे, ये सारे के सारे एरिया मिलके एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। एंड हेयर इज़ द शॉकिंग थिंग ऑल्सो कि लेपर्ड्स की जो प्रेजेंस है, इसका एक डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला है नयागढ़ और गुमसुर फॉरेस्ट डिवीजन में, जो कि इस समय भी मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा विषय है, जहां पर सबसे ज़्यादा एक थ्रेट देखने के लिए मिलता है विच इज़ दी पोचिंग। ओके, क्यों? क्योंकि इनकी बहुत सारी जो आप चाहे इनके बुश मीट की बात कर लें या फिर लेपर्ड्स की स्किन की बात कर लें, बॉडी पार्ट्स की बात कर लें, इन सभी की यहाँ पर पोचिंग की जाती है। हेयर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू कैन सी वन ऑफ द इमेज, जहाँ पर इलीगल तरीके से जो इनको पोचिंग की जा रही थी लेपर्ड्स की स्किन की, उसको स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा यहाँ पर जब्त किया गया है, विच इज़ नाउ क्वाइट अ चैलेंज, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। 2018 और 23 के बीच में ही अगर अकेले हम बात करें तो 59 लेपर्ड्स की स्किन को सीज किया गया था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 59 को सिर्फ सीज किया गया है तो कितनी ज़्यादा स्किन का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा होगा। स्पेशल टास्क फोर्स और हम स्टेट पुलिस के हिसाब से बात करें तो अभी तक 57 लेपर्ड स्किन्स को 2019 से 24 के बीच में निकाला जा चुका है, विच मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आवश्यकता है कि इस इकोसिस्टम में यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए बात करते हैं लेपर्ड्स के बारे में। इंडियन लेपर्ड्स, जिन्हें हम पैंथेरा पैराडस फुस्का के नाम से भी जानते हैं, एक सब स्पीशी है जो कि मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलती है। ये स्मॉलेस्ट हैं, जितनी भी हम बिग कैट्स फैमिली की बात करते हैं उसमें सबसे छोटे ये माने जाते हैं। इनकी सबसे खासियत है विच इज़ दी अडेप्टेबिलिटी। अलग अलग जो हैबिटेशन होता है उसके अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं। वहीं इनका एक एजाइल प्रेडेटर, ये आराम से ट्रीज पे चढ़ सकते हैं और अपने प्रे को बिल्कुल बहुत आसानी से ऊपर से नीचे ढकेल कर लेकर आ सकते हैं। ये इनकी खासियत जानी जाती है। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी का पार्ट बन जाते हैं। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको यहाँ पर रखा गया है। चलिए, साथ ही अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो मेजरली इंडिया में आपको किसी भी तरीके के फॉरेस्ट में लेपर्ड्स आसानी से देखने मिल जाएंगे, बट मेजर जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर टेम्परेट डेसिडियस और एल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं।
चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं बढ़ते हुए डेथ पेनल्टी केसेस के बारे में। डेथ पेनल्टी के केसेस को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। इंडिया में अगर हम बात करें तो डेथ रो पॉपुलेशन यहाँ पर अपने हाईएस्ट नंबर पर पहुँच चुकी है 2004 में, जहाँ अगर हम बात करें 2004 से 2023 के बीच में तो 561 प्रिजनर्स अभी भी एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2023। और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं कंसर्न है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से नंबर जो हैं या जो सेंटेंस हैं, डेथ सेंटेंसेस, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ पर एक डेटा के अनुसार बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्विट किए हैं लगभग 55% ऑफ द डेथ रो केसेस इट हर्ड इन 2023। एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यूजुअली अगर ये एक तरीके से कोर्ट का इनिशिएटिव भी बोला जा सकता है, जहाँ पर इन्होंने एम किया था कि भाई आप डेथ पेनल्टी को किसी दूसरे सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट करने के लिए काम किया जा सकता है, बिकॉज जो नंबर है वो आपको एक तरीके से लगातार बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। हाई रेट्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट तरीके से डेथ रोड की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जो कि कोर्ट्स के कंसीडरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ इसको नहीं माना जा सकता। इनफैक्ट अगर हम स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ डेथ केस की भी बात करें जो पिछले साल हमें देखने के लिए मिले, इस साल जितने भी केसेस हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल कोर्ट्स, इन सारी वजह से अभी भी पेंडिंग में देखने के लिए मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक रिसेंट केस हुआ था मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 का, जहां पर एड्रेस किया गया था एक लॉन्ग इग्नोर्ड येट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी सेंटेंस। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कन्वीन किया एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू कि भाई जितनी भी डेथ पेनल्टी सेंटेंस है इनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जो नंबर है डेथ सेंटेंस के जो लगातार ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा दे दिए जाते हैं, इनफैक्ट अगर हम केवल सन 2000 की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेथ पेनल्टीज़ यहाँ पर सुनाई गई थी। ऐसे में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके से अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे तो दैट गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। इसी में अगर हम बात करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि कंडक्ट करवाया गया था, विच इज़ दी 39A। 39A 2023 एनुअल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इसको इंस्पायर किया गया है। बेसिकली समझ लीजिए, फ्रॉम द आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविज़न है जो कि यहाँ पर बात कर रहा है कि इक्वल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है बाय रिमूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। ये 39A का जो एनुअल स्टैट्स है ये यहाँ पर निकाला गया था इन दी मनोज वर्सेस दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हमें देखने के लिए नहीं मिली। अगेन इन 2023 ट्रायल कोर्ट्स ने लगभग 86.96% डेथ सेंटेंस यहाँ पर इम्पोज किए इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन pertaining to the accused that was mandate in the judgment of 2022। अब डेथ पेनल्टी के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम फेवर या ऑपोजिट में बात करते हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम सभी के सामने आते हैं। 35th लॉ रिपोर्ट कमीशन ऑफ इंडिया 1962 के हिसाब से अगर हम बात करें, जिसको प्रेजेंट किया गया था बेसिकली 1967 में, लॉ कमीशन ने फेवर किया था कि देखिए डेथ पेनल्टी इंडियन जुडिशियल सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है, इसे यहाँ पर रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर देखिए इससे मेंटेन रहता है, कि एब्सेंस किसी भी रिसर्च या इस तरीके की कोई बात नहीं की गई। इंडिया यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता अगर आप कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दें। क्यों? क्योंकि ये लास्ट पनिशमेंट है। लोगों में थोड़ा सा एक डर भी रहता है कि अगर हम कोई हीनियस क्राइम करते हैं तो फिर हमें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डेथ पनिशमेंट एक डिटरेंट और रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ पर देखी जा सकती है, एक सोसाइटल कॉल के रूप में देखी जा सकती है, जहाँ सभी आगे आने वाले केसेस में भी इसको एज ए लैंडमार्क देखा जा सकता है। अगर हम इसके अगेंस्ट में बात करें तो सबसे पहला आ जाता है एमनेस्टी की रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से 2021 में मोर देन 2/3 ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टीज़ को या इस तरीके की प्रैक्टिस को। दूसरा बात किया है कि भाई इस तरीके की जो ये प्रैक्टिसेस हैं इससे भाई गरीब ज़्यादा सफ़र करता है, लेकिन अमीर लोग इससे एस्केप हो जाते हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड।
दूसरा, गरीब व्यक्ति इलिटरेट होता है, ऐसे में उसको डेथ सेंटेंस मिल जाती है, वो लिटरेट नहीं है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसको उसके अधिकार के बारे में नहीं पता होता। ऐसे में जब हम इक्वल जस्टिस या इक्विटेबल जस्टिस की बात करते हैं तो वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा। साथ ही जो लो इम्पोजिशन है डेथ पेनल्टी का, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया था कि डेथ पेनल्टी इज इन ओनली 7 केसेस इन द लास्ट 6 ईयर, लेकिन अगर हम इनके इम्पोजिशन की बात करें तो बहुत सारी जगह पर इनको इम्पोज किया गया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस, ट्रॉमा या कई बार तो लोगों ने जेल में ही अर्ली सुसाइड वाली कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जब हम बात करें डेथ पेनल्टी की फेवर में क्या है, क्या इसके अगेंस्ट में जाने के लिए देखने मिल रहा है। अगर हम इसी के इम्पैक्ट की बात करें कि भाई इंडिया में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेथ पेनल्टी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक प्रपोर्शन तरीके से इफेक्ट कर रही है। जैसा मैंने बताया कि गरीब व्यक्ति की अगर हम बात करें, जो पुअर तबके का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा कम है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, सोशली बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, जानकारी नहीं होती, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करते हैं। अगर हम 2016 की स्टडी के अनुसार बात करें यहाँ पर, तो 76% जितनी भी डेथ सेंटेंस हुई हैं, इसमें जो व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर जेल पहुंचाया गया है, वो या तो शेड्यूल कास्ट से थे, या शेड्यूल ट्राइब से थे, या तो बैकवर्ड क्लासेस से थे, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से संबंधित रखते थे। वहीं 2/3 जिनको कन्विक्ट किया गया था वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन से आते थे, और ऐसे व्यक्तियों में भी अगर हम देखें तो 80% से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट भी नहीं की थी। दूसरा, अगर हम बात करें जो इसका इम्पैक्ट है हमारा जस्टिस सिस्टम, उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत ही मेजर सा ट्रेंड यहाँ पर रिवील हुआ कि स्ट्रक्चर एनोमलीज हमें देखने मिली लीगल सिस्टम में, जिसकी वजह से आप देखेंगे कई बार लेस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें सुना दी जाती हैं। लोअर कोर्ट सबसे ज़्यादा इस तरीके के डिसीजन सुनाते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स पर बर्डन हो जाता है। वहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो डेथ रो की वजह से एक लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशन यहाँ पर होता है। प्रिजनर्स यूजुअली यहाँ पर या तो सुसाइड कर लेते हैं, और दे स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन, या उनको कुछ दूसरे तरीके की डिसीजेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एवरी सिंगल डे इट इज़ कमिंग नियर टू देयर डेथ रो। वहीं अगर हम क्राइम डिटरेंस की बात करें तो अभी भी कोई खास एविडेंस नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे कि डेथ पेनल्टीज़ की वजह से अगर हम देखें तो क्राइम रेट्स कम हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो क्राइम रेट्स ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पहले हमें देखने के लिए मिला था, विच मीन्स कोई एक बहुत खास एविडेंशियल सपोर्ट नहीं है इस बात का कि डेथ पेनल्टी हीनियस क्राइम्स को रोकने का काम कर रही है। आवश्यकता क्या है? हमें एक यूनिफॉर्म अप्रोच लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बात की है कि देखिए, एक ज़रूरी नहीं है आप डेथ रो पर काम करें, आपको एक ऑल्टरनेटिव लाने की ज़रूरत है डेथ पेनल्टीज़ के अपोजिट। डेथ पेनल्टी के अपोजिट देयर आर सो मैनी थिंग्स जो दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर देती हैं। साथ ही डेथ सेंटेंस को अबॉलिश करने के लिए भी लॉ कमीशन ने 2015 में रिपोर्ट रखी थी कि देखिए इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो विश्व में 144 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टीज़ को ख़त्म कर दिया है और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर लेकर आए हैं। कोई रिगरस कंप्लाइंस जब तक नहीं हो, कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस नहीं हो, तब तक कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन के साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ एक तरीके का इनजस्टिस हमें देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल कि क्या वे आउट होना चाहिए, वाई द डेथ पेनल्टी इज़ नॉट गुड। तो कुछ चीज़ें फेवर में भी हैं, कुछ इसके अपोज में भी हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करने वाले हैं श्रीलंका और चाइना के रिलेशनशिप्स को लेकर। देखिए, रिसेंटली इंडिया कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करता आ रहा था चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि नदन श्रीलंका में हो रहे थे। हालांकि चाइना यहाँ से बाहर निकल गया है। चाइना ने यहाँ से बोल दिया है कि भाई आई एम आउट, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एनी मोर। ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो अपना खुद का एक यहाँ पर जो सेटअप करना चाहती थी, अपने खुद के हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर सेट करना चाहती थी जाफना पेनिनसुलर आइलैंड्स में, वो अब श्रीलंका के साथ मदद करके ये कर सकती है।
चाइनीज़ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इनिशियली श्रीलंकन कैबिनेट ने इन्हें अप्रूव किया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इन्हें इंडिया के थ्रू देखने मिला था। बिकॉज आप जब नदन श्रीलंका की एरिया की बात करते हैं तो इनकी बहुत ही क्लोज विसिनिटी हो जाती है, प्रॉक्सिमिटी बहुत हो जाती है तमिलनाडु के कोस्ट के साथ। इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑफर किया था कि देखिए हम एक सिमिलर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाएंगे विद अ ग्रांट लीडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ द चाइनीज़ प्रोजेक्ट। इस नए हाइब्रिड प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो कि श्रीलंका में एक सस्टेनेबल एनर्जी के लिए काम करेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो श्रीलंकन कंपनीज और साथ में इंडियन कंपनी यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन इसके अंतर्गत काम करेगी। कहाँ पर काम किया जाने वाला है? जाफनन पेनिनसुला में अगर हम बात करें तो जाफनन पेनिनसुला के 3 आइलैंड्स में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए आगे अगर हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में समझने की कोशिश करें कि कितने किलोवाट एनर्जी के साथ इंडिया यहाँ पर काम करने वाला है। सो 530 KW विंड पावर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, 1700 सोलर पावर के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। 2400 की अगर हम बात करें तो बैटरी पावर के क्षेत्र में यहाँ पर काम किया जाएगा, और इसी के साथ डीजल पावर सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग $11 मिलियन का एक ग्रांट यहाँ पर दिया हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि ये किसी भी तरीके का पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये तीसरा एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे आप NTPC के नाम से भी जान सकते हैं, बहुत बड़ा सोलर वेंचर है, ये इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अडानी ग्रुप्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इंडिया लगातार हम देखें तो अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए कहीं ना कहीं श्रीलंका को चाइना की तरफ से दूर शिफ्ट करने में लगी हुई है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इंडिया टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। अगेन बिग कैट्स इन द न्यूज़, हम इसके पहले भी 2-3 बार इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द IBCA विच इज़ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि कहीं ना कहीं आपको याद है इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस उससे ही प्रेरित देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस प्रपोजल की बात करें तो इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और इसी के साथ इंडिया अपने एक ग्लोबल लीडरशिप वाले एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाउ इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ दीज बिग कैट्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो IBCA का एक्चुअली मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सारी बिग कैट्स पाई जाती हैं, अभी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि बिग कैट्स क्या हैं, किन्हें बोलते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिशमेंट करना, इनिशिएटिव्स लेकर आना, ताकि जितने भी हमारी स्पीशीज़ हैं जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, प्यूमा, जैगवार और चीता, इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। साथ ही इनकी जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, पोचिंग होती है, उसके लिए ग्लोबल लेवल पर सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर कंजर्वेशन के लिए कार्य कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा तो इनको प्रिजर्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। IBCA की बात करें तो क्योंकि इंडिया ने प्रपोज किया है, जैसे आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए हेडक्वार्टर इंडिया है, उसी तरीके से IBCA के लिए भी हेडक्वार्टर इंडिया को ही चूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया का ये कमिटमेंट है। चूँकि इंडिया ने इस बात के लिए इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए ही इंडिया ने IBCA के फंड में पहले ही 150 करोड़ रुपीस अगले आगे आने वाले 5 साल के लिए इसमें देने की बात कर दी है कि वो इस अलायंस को सपोर्ट करना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया का एफर्ट है कि वो सेफ गार्ड करेगा इन बिग कैट्स की पॉपुलेशन को। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आप जैसे समझिए कहीं ना कहीं इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर आया था। क्यों? क्योंकि भाई हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, सन आपको हमेशा मिलता है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, पॉल्यूशन कम होगा, ऐसे में इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को ग्लोबली यहाँ पर लेकर आया था। इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ इनिशिएटेड दिस IBCA।
चलिए, तो आप याद रखेंगे कि किस तरीके से पहले ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पर काम करेगा। नॉलेज शेयरिंग के रूप में, कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में, नेटवर्किंग बनाने के लिए, जितने भी अवेयरनेस है मोबिलाइज करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को लेकर आना, या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको लेकर आने के लिए सारे काम किए जाएंगे। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से अगर हम बात करें? तो एक ग्लोबल कोऑपरेशन होगा, अलग अलग कंट्रीज़ इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होंगी, इम्पैक्ट होगा, एक इम्पैक्टफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा सकते हैं, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं नेशनल और रीजनल लेवल पर। साथ ही कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जैसे साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, कम्युनिटी बेस्ड या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंजर्वेशन सॉल्यूशन, इसके माध्यम से कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बढ़ाई जा सकती हैं, इनकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया जा सकता है, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हैबिटेट है उसको सेफगार्ड करना, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनाना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। आप याद रखेंगे जब हम बिग कैट्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द सेंटर्स हाउसिंग स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप्स फेसिंग हर्डल्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट डेटा। समझ लेते हैं हम पहले किस स्कीम के बारे में यहाँ पर बात करें। हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। चलिए, पहले पीएम जनमन के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। पीएम जनमन गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके अंतर्गत जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इन दी कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज़ के द्वारा। इस स्कीम का मुख्य कंसर्न है कि जितने भी 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन हैं या 9 जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सभी को एक जगह पर लेकर आना, और एक आवास योजना के तहत अगर हम बात करें तो स्वच्छ पानी पहुंचाना, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाना, रोड इस्टेब्लिश करना, टेलीकम्युनिकेशन लाना, मतलब एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, साथ ही वन धन विकास केंद्र को इस्टेब्लिश करना ताकि जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको यहाँ पर लेकर मेन स्ट्रीम में यहाँ पर बेचा जा सके। सो इसके अंतर्गत किस किस चीज़ की बात की जा रही है? सबका पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीवन और दूर दराज गांव के लिए मोबाइल नेटवर्क्स जैसे 11 इनिशिएटिव्स के अंतर्गत इसमें काम किया जा रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम डीबर कमीशन के हिसाब से बात करें तो उन्होंने एक बहुत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में एक बहुत अच्छा डेटा प्रस्तुत किया था, जहाँ पर PVDGs की अगर हम बात करें तो इनके बारे में बताया था कि भाई दे आर एक्चुअली बीइंग अपार्ट फ्रॉम दी मेन स्ट्रीम लाइन, बिकॉज इनके पास बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें जैसे हाउसिंग, हाइजीन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और एजुकेशन जैसी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती। अब चूंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, नवंबर 2023 में अगर हम बात करें तो बात की गई कि भाई 5 लाख से भी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए घर बनाए जाएंगे, लेकिन अगर अभी तक हम देखें तो 5 लाख हाउस बनाने की बात की गई थी और केवल 1.59 लाख हाउस यहाँ पर बन के तैयार हो पाए हैं। कारण क्यों? क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितने PVTGs आपके पास हैं, कितनी आवश्यकता है और किस तरीके से इसको लॉन्च करना ज़रूरी है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द डेथ पेनल्टी इन इंडिया और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है PM गति शक्ति इनिशिएटिव के बारे में। और ऑल यू हैव टू डू जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे pragyaPandey@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.